नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर बेस्ट सेलर मैं मन हूँ पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 14 कंसंट्रेशन एक जादू है। यदि एक इस गुण का मनुष्य के जीवन में पदार्पण हो गया तो उसे आनंद और सफलता के शिखर छूने से कोई नहीं रोक सकता। आश्चर्य यह कि हर कोई जानता भी है तथा स्कूल कॉलेजों में इस शब्द का इस्तेमाल भी काफ़ी होता है, लेकिन मज़ा यह कि यह एक गुण हजारों लाखों मनुष्यों में से किन्हीं दो चार में ही दिखाई देता है और इसका परिणाम हमारी आंखों के सामने है। सफल व आनंदित भी लाखों में वही दो चार दिखाई देते हैं। अब सवाल यह कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मनुष्य की बुद्धि ने कंसंट्रेशन की अपनी ही एक परिभाषा बना रखी है और जिसका वास्तव में कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं। मनुष्य की कंसंट्रेशन की परिभाषा यह है कि ध्यान एक वस्तु पर लगाओ जिसे देखो। स्कूल कॉलेज में, घर और ऑफिस में सब एक दूसरे से यही कहते रहते हैं कि तुम्हारे किए कार्यों का परिणाम नहीं आता क्योंकि तुम्हारा ध्यान उस कार्य पर नहीं लग रहा है। जरा ध्यान उस पर लगाओ और परिणाम लाने हेतु हर कोई कार्यों में ध्यान लगाने की बार बार कोशिश भी करता रहता है, परंतु परिणाम कुछ आता नहीं। ध्यान किसी का लगता नहीं, लग सकता भी नहीं, क्योंकि किसी से कहना कि तुम इस कार्य पर ध्यान लगाओ और कोई यह सुनकर ध्यान लगाने का प्रयास करे और सफल हो जाए, इससे मूर्खतापूर्ण और कोई बात हो ही नहीं सकती। 100 बातों की एक बात यह कि मन की गहराइयों व जीवन की ऊंचाइयों के बाबत मनुष्य कभी गंभीर रहा ही नहीं है और जब किसी प्रज्ञावान ने समझाने की चेष्टा की भी तो भी उसे हमेशा नज़रअंदाज ही कर दिया गया। मनुष्य को अपनी मूर्खतापूर्ण बातें ऐसी तो रास आ गई कि उसने शिक्षा से लेकर धर्म तक सबको उन्हीं बातों का जामा पहना रखा है। ना तो वह वास्तव में आँख खोलकर कुछ देखता है और ना ही देखी चीज़ों का ठीक से विश्लेषण ही करता है। और परिणाम यह कि दुख और असफलता को उसने अपना भाग्य बना लिया है। अब छोड़ो, दुनिया तो इस बात को समझेगी तब समझेगी और अपनाएगी तब अपनाएगी, परंतु यदि आप अपने जीवन को वाकई परिणामकारी बनाना चाहते हैं तो यह तभी संभव है जब आपके द्वारा किए गए कार्यों के अद्भुत परिणाम आए, और यह कंसंट्रेशन से कार्य किए बगैर संभव नहीं। तो अब सवाल यही कि यह कंसंट्रेशन बढ़ाया कैसे जाए। बस यह सवाल ही गलत हो गया। यह सवाल ही पुरानी नासमझ परिभाषाओं का घोतक है। यदि आप यह समझ गए तो आप कंसंट्रेशन का पूरा जादू ही समझ जाएंगे। दरअसल कंसंट्रेशन हर मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, वह उसमें जादू ही है। उसे ना तो पैदा किया जा सकता है, ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही उसे कहीं लगाया जा सकता है। यह हो ही नहीं सकता कि आप कहें कि मैं अकाउंट्स कर रहा हूँ और हे मेरे कंसंट्रेशन तू उसमें लग जा। नहीं, मनुष्य का कंसंट्रेशन इतना स्वाभाविक है कि वह पूरी तरह ऑटोमेशन पर कार्य करता है। वह ना तो आपके हुक्म का बाध्य है और ना ही उसको वस्तु विशेष से जोड़ा जा सकता है। वह तो बस है, उसे ना तो आपकी दरकार है और ना ही किसी वस्तु विशेष से उसे प्रेम ही है। निश्चित ही मैं मानता हूँ कि सदियों की कंडीशनिंग के कारण उपरोक्त बात समझना आपके लिए आसान नहीं, तो मैं आपको और सरल भाषा में विस्तार से समझाता हूँ। दरअसल जैसा कि मैंने कहा कि कंसंट्रेशन आपका स्वाभाविक गुण है, इसका सीधा अर्थ यही हुआ कि वह हर हमेशा पूरे 24 घंटे आपके साथ अपनी पूर्णता में मौजूद ही रहता है। हकीकत यह भी समझ ले कि मनुष्य का शरीर
एक बार में एक ही कार्य कर सकता है, परंतु आपकी दिक्कत यह कि मेरे यानी आपके मन और आपकी बुद्धि के साथ ऐसा नहीं है। उनमें हजारों चीज़ें समा सकती हैं और समाई हुई हैं, और कंसंट्रेशन की ही तरह वे भी हर हमेशा आपके अस्तित्व में मौजूद ही रहती है। और इस वास्तविकता का भयानक परिणाम यह होता है कि उसका कंसंट्रेशन अधिकांश समय हजारों वस्तुओं में विभाजित रहता है। फिर वह चाहे भी तो एक कार्य में उसका कंसंट्रेशन नहीं लगता है, क्योंकि कंसंट्रेशन उसके चाहने से नहीं, अपने नियम से सक्रिय है। और उसका नियम यही है कि आपके जितने विचार, जितनी चिंताएं व इच्छाएं, जितने अपने और पराए, उन सब में वह आपकी दृढ़ता के कारण, उसमें आपकी दृढ़ता के अनुसार विभाजित रहती है। हाँ, यह बात अलग है कि जिसमें आपकी रुचि, उसमें कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन वह भी इतना नहीं कि कुछ परिणामकारी सिद्ध हो सके। सो कुल मिलाकर शायद अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यदि अब भी नहीं समझे तो मैं आपको एक अति साधारण उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए सुपर बाजार की एक लुभावनी एडवर्टाइजमेंट देखकर आप आकर्षित हुए। आपको कुछ भी आवश्यकता तो नहीं थी, पर फिर भी आप एक बड़ा थैला लिए सामान खरीदने उस सुपर बाजार में पहुंच गए। शायद कोई उपयोगी चीज़ मिल जाए या कोई अति लुभावनी डिस्काउंट स्कीम ही नज़र आ जाए। अब मैं जो बात समझाना चाहता हूँ वह समझने के लिए एक पल को आप यह समझ लीजिए कि वह थैला आपका कंसंट्रेशन है, और जो स्वाभाविक रूप से इस समय आपके साथ है। अब आपका हकीकत में तो कुछ खरीदना आवश्यक था नहीं, आप तो यूं ही लोभ में फंस वहां पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर उसकी डिस्काउंट स्कीम ने आपको ऐसा तो लुभाया कि आपने 50 चीज़ें खरीद ली। आप वह भरा थैला लेकर घर आए। वह थैला कंसंट्रेशन की ही तरह अब भी आपके साथ ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह अब 50 वस्तुओं से भरा हुआ है। खैर, घर पहुंचकर आपको सुपर बाजार से खरीदे एप्पल जूस को पीने की इच्छा हुई। आपने थैले में कंसंट्रेशन के साथ किए जाने वाले व्यवहार की तर्ज पर ही कहा कि चल मैं थैला उलटता हूँ, तो सिर्फ ध्यान से एप्पल जूस ही बाहर फेंक। क्या यह संभव है? थैले में भरा पूरा सामान बाहर निकल ही आएगा। हाँ, यदि थैला सिर्फ एप्पल जूस से भरा होता तो उल्टाने पर सिर्फ एप्पल जूस बाहर निकल आता। उम्मीद है अब मैं क्या कहना चाहता हूँ यह आप समझ ही गए होंगे। आप अपने जीवन में कंसंट्रेशन के साथ भी उस थैले जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। जन्म से लेकर हर बच्चे को कंसंट्रेशन की परम ऊंचाई प्राप्त होती ही है, परंतु जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं वे हर लुभावनी वस्तु से आकर्षित होते चले जाते हैं। जो अच्छा जचता है उसे अपने कंसंट्रेशन रूपी थैले में डालते चले जाते हैं। उधर बुद्धिमान लोग आपकी इस आदत से वाकिफ होते ही हैं। वे चारों ओर एक से एक लुभावने बोर्ड लगाए घूमते ही रहते हैं। बस वे लोग कभी स्कूल के नाम पर, तो कभी कैरियर के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, तो कभी समाज व सभ्यता के नाम पर आपको चीज़ें चिपकाए चले जाते हैं। 25-30 वर्ष के होते होते तो क्या कुछ नहीं होता। आपके पास डिग्री होती है, आपका अपना धर्म होता है, वह समाज होता है, कैरियर की 1000 ख्वाहिशें होती हैं, पति पत्नी व बच्चे होते हैं। यही क्यों न जाने कितने सिद्धांत, ज्ञान व मान्यताएं भी आप एकत्रित कर लिए होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो आप कुछ छोड़ते ही नहीं, लेकिन 35-40 वर्ष पार करते ही आप समझ जाते हैं कि जीवन असफल हो गया। बन तो कुछ नहीं पाए,
ऊपर से दुखों व चिंताओं का अंबार लग गया और यह कम पड़ रहा था तो सर पे जवाबदारियां और हजार लाद ली। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप जीवन में कोई परिणामकारी कार्य कर ही नहीं पाए। हजार बेकार की वस्तुओं में विभाजित होने के कारण आपका कंसंट्रेशन कहीं लग ही नहीं पाया और अब असफलता व जवाबदारियों का बोझ ढोते हुए मौत का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, यदि वास्तव में आप अपना जीवन परिणामकारी बनाना चाहते हैं तो अपना ध्यान चारों ओर से लुभावने इश्तेहारों पर लगाए ही मत। बस बचपन से जो रुचिकर लगता हो और जिसमें आपकी प्रज्ञा भी साथ दे रही हो उसे पकड़ लें। दिन ब दिन सिर्फ उसे ही निखारते चले जाएं और फिर वहाँ से जब फुर्सत मिले तो उस फुर्सत में संसार के सारे शौक संभालें। जितना हो सके जीवन के हर रंग का मजा ले, अर्थात आनंद, मस्ती व प्रसन्नता देने वाली चाहे जितनी चीज़ें अपना ले, परंतु कार्य व उद्देश्य के नाम पर एक दो से ज़्यादा को स्वयं में न समाएं। आप उल्टा करते हैं, कार्य तो हजार समा लेते हैं परंतु धर्म व समाज के डर से शौक छोड़ते चले जाते हैं। परिणाम यह होता है कि हजार उद्देश्यों के कारण जीवन में सफलता नहीं मिल पाती तथा दूसरी तरफ शौक त्यागने की वजह से जीवन का मज़ा भी चला जाता है। और बुद्धिमान तो इतने कि इतना सीधा गणित भी आपकी समझ में नहीं आता है। और मैं यह दावे से कहता हूँ कि एक बार आप मेरी बताई राह पर चल कर देखेंगे, आप जीवन में सफलता के झंडे गाड़ न दे तो कहना। चलो इस बात को भी महान एडिसन के ही एक महान आविष्कार से समझाने की कोशिश करता हूँ। एडिसन ने बल्ब खोजा, यह तो आप सभी जानते हैं। एडिसन को स्कूल की शिक्षा वर्ष 2 वर्ष के लिए ही नसीब हुई थी, यह मैं आपसे कह ही चुका हूँ। परंतु चूंकि उसकी प्रयोग में रुचि थी तो स्कूल से बच जाने के कारण बचपन से ही उन्हें स्वतंत्रता से अपने प्रयोग करने का भरपूर मौका मिला। बड़े होते होते तो उन्होंने एक से एक कई आविष्कार भी किए। यह 19वीं सदी के 8वें दशक की बात है। एक दिन उन्होंने ऐसा फिलामेंट खोजने की ठानी जिससे बल्ब बनाया जा सके। अब एडिसन ने ठान ली तो बस ठान ली। उन्होंने कहाँ लुभावने इश्तेहारों से ललचाकर अपने कंसंट्रेशन को विभाजित किया हुआ था। बस अपने सहयोगी वैज्ञानिकों के साथ लेबोरेटरी में धावा बोल दिया। अब एडिसन की विशेषता ही यह थी कि वे लेबोरेटरी में अपने साथ कोई पत्नी या बच्चों की चिंता नहीं ले जाते थे। वे कोई घड़ी देखकर भी काम नहीं करते थे। उन्हें रोज रोज अखबार पढ़ देश दुनिया की खबर से अवगत रहना भी जरूरी नहीं था। कहने का तात्पर्य, चूँकि उनका कंसंट्रेशन रूपी थैला हमेशा पूरी तरह खाली था, सो तुरंत से वे पूरी तन्मयता से फिलामेंट खोजने में लग गए। और तन्मयता भी कैसी कि एक दिन प्रयोग करते करते दोपहर हो गई थी, परंतु एडिसन भोजन करने नहीं गए थे। बेचारे सेवक को चिंता पकड़ी और वह अपने ही भोजन लेकर एडिसन के कक्ष में गया। पर चूंकि एडिसन प्रयोग में डूबे हुए थे सो उन्होंने उसे भोजन वहीं रखकर जाने को कहा। थोड़ी देर बाद उनका कोई साथी वैज्ञानिक उनके कक्ष में आया। एडिसन को प्रयोग में डूबा देख वो वहीं सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर तो वह एडिसन की तन्मयता देखता रहा, फिर उसे से नहीं रहा गया। दरअसल उसका भी भोजन करना बाकी था। बस उसने वह भोजन चट कर लिया। तभी एडिसन का वर्तमान प्रयोग खत्म हुआ। प्रयोग खत्म होते ही उन्होंने पलटकर देखा तो अपने साथी को टेबल पर बैठा पाया। वह तुरंत उसके साथ बात करने लग गए। बात करते करते अचानक उनकी नज़र भोजन की खाली प्लेट पर पड़ी और आश्चर्य यह कि खाली प्लेट देखकर उन्होंने मित्र से कहा कि आज कुछ ज़्यादा ही खा लिया, देखो न पूरी प्लेट साफ कर दी। बोलो
यह व्यक्ति अपने साथ प्रयोगशाला में सिवाय प्रयोग के और क्या ले गया था। और जब ऐसा कंसंट्रेशन हो तो सफलता को तो कदम चूमनी ही है। हालांकि सफलता कोई हाथ पसारे किसी का इंतजार तो कर नहीं रही होती है, वह तो आपके धैर्य, कंसंट्रेशन व इरादे की पूरी परीक्षा लेकर ही दस्तक देती है। एडिसन को भी बल्ब रोशन हो सके ऐसा फिलामेंट खोजने में 1 वर्ष से ज़्यादा का समय लगा था तथा इस दरमियान उन्होंने 6000 से ज़्यादा फाइबरों का इस्तेमाल किया था और तब कहीं जाकर उनके हाथ यह कार्बन फिलामेंट लगा था जिससे बल्ब प्रकाशमान हुआ। सोचो 6000 के करीब नाकामियां देखने के बाद भी वह थके क्यों नहीं? क्योंकि उनका कंसंट्रेशन पूर्ण था। कंसंट्रेशन की पुरानी परिभाषाओं के आधार पर सब इस बात का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि देखो, एडिसन का कंसंट्रेशन 1 वर्ष तक 6000 और सफलता के बाद भी उनका कंसंट्रेशन भंग नहीं हुआ। इसे कहते हैं कंसंट्रेशन। ऐसा कंसंट्रेशन लगाओ तो बात बनेगी। नहीं, आप किसी के कहने में आकर ऐसा कंसंट्रेशन लगाने की कोशिश मत करना, वह लगेगा भी नहीं। आप अच्छे से समझ लेना कि एडिसन ने कंसंट्रेशन लगाया नहीं था, बल्कि उन्होंने प्रयोगशाला में कदम ही सारे व्यर्थ के विषय त्यागने के बाद रखा था। और जब वह प्रयोगशाला में अपने साथ कुछ ले ही नहीं गए थे तो उनके पास प्रयोग करने के अलावा काम ही क्या रह गया था। 1 क्या 10 वर्ष लगे होते तो भी उनका कंसंट्रेशन कहाँ चूकना था। कहने का तात्पर्य यह कि कंसंट्रेशन किसी एक वस्तु पर लगाने के प्रयास करने या निर्णय कर लेने से नहीं लगेगा, बल्कि उस हेतु आपको बाकी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। बस आपका कंसंट्रेशन बची हुई चीज़ पर स्वतः ही लग जाएगा और यही एकमात्र सिद्धांत है कंसंट्रेशन का। चलो, यह तो समझ लिया। यह भी समझ लिया कि लुभावने इश्तिहारों से स्वयं को बचाकर अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना है, पर वह तो भविष्य की बात हुई। अभी तो सवाल यह कि पहले से ही हजारों वस्तुओं को महत्व देकर जो स्वयं को विभाजित कर चुके हैं, उससे कैसे छुटकारा पाएं? क्या करें ताकि हमारे भीतर भी एडिसन जैसा कंसंट्रेशन जागे? बस यही सब सवाल चल रहे हैं ना आपके भीतर? बस यही सब सवाल चल रहे हैं ना आपके भीतर? यदि वाकई आपके भीतर यही सब सवाल चल रहे हैं तो आप मेरी कही बात समझ गए, और जो समझ गए उन लोगों की सुविधा हेतु मैं इसका उपाय भी बताता हूँ। हालांकि इसके लिए आपको पहले ऊर्जा का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी समझना होगा। ऊर्जा के बाबत तो आप जानते ही होंगे कि जो स्रोत जितना सूक्ष्म व कंसंट्रेटेड होगा वह उतना ही शक्तिशाली होगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे सूक्ष्म भी परमाणु है और सबसे शक्तिशाली भी परमाणु ही है। और ठीक वैसे ही आपके मन के भीतर यह कंसंट्रेशन भी आपके मन का सूक्ष्मतम स्वरूप है। यह कंसंट्रेशन शब्द ही इसी से बना है कि यह आपके मन की कंसंट्रेटेड ऊर्जा है। हिंदी में भी इसे एकाग्रता इसलिए कहते हैं कि यहाँ शक्ति एकाग्र हुई पड़ी है, और मन की इस एकाग्रता ने कई चमत्कार भी दिखाए हैं। एक बार रूस में तो एक लड़की ने मन की एकाग्रता से घड़ी की सुइयां तक घुमाकर दिखा दी थी, और तो और लगातार की एकाग्रता से उसने एक बार घड़ी की घूमती सुइयां अटका भी दी थी। इतिहास में ऐसे एक नहीं हजार उदाहरण हैं। इस बाबत विज्ञान ने भी काफ़ी खोजबीन की है, कुछ उसने पकड़ा भी है। और इसमें प्रमुख यह कि मनुष्य के चारों तरफ उसकी शक्ति अनुसार एक ऑरा यानी आभा मंडल बनता है, निश्चित ही बनता है। आपको भी रोज़मर्रा के जीवन में अनुभव होगा
कभी ध्यान न दिया हो तो मैं इसका आपको अभी हाथों हाथ अनुभव करवा देता हूँ। आप में से हर एक को अनुभव होगा कि कुछ व्यक्ति बड़ा ही आकर्षित करते हैं या किसी किसी व्यक्तियों के चंद मिनटों के साथ से ही आप ऊर्जा से भर जाते हैं और आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल यह कमाल उस व्यक्ति के कॉन्सन्ट्रेटेड ऊर्जा से बने ऑरा का है। जिस व्यक्ति का जितना मजबूत ऑरा उतना ही वह आकर्षण का केंद्र। जैसे प्रायः मनुष्य की खूबसूरती आप उसके स्किन के कलर व नाक नक्शे से मापते हैं और जो जितना सुंदर उतना ही आकर्षक नज़र आता है, वैसे ही मनुष्य के मन की खूबसूरती यानी उसके भीतर की ऊर्जा का पैमाना उसका ऑरा होता है। जिसका जितना बड़ा ऑरा उतना ही वह सबके आकर्षण का केंद्र। चलो इस बात को और आसान बनाने के लिए मैं उल्टे तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि यूं भी शक्तिशाली ऑरा के व्यक्ति संसार में कम ही हैं। हो सकता है आपको ऐसे किसी व्यक्ति का अनुभव न हो जिसका ऑरा पावरफुल है। हो सकता है आपके जीवन में ऐसा कोई आया ही न हो जिसके साथ को आप तरसते हो, जिसके पास बैठते ही आप शक्ति व उम्मीदों से भर जाते हो या जिसे देखते ही आपके सारे गम छू हो जाते हों। खैर, तो भी कोई बात नहीं, आपको शक्तिहीन ऑरा वाले का तो तगड़ा अनुभव होगा ही। शायद आपके आसपास ही दसियों होंगे भी। उनके लक्षण यही कि आप उनसे दूर दूर भागते हो, उन्हें देखते ही आपको कुछ कुछ हो जाता है। उनके साथ समय गुजारने पर आपके मन में हजार उचाट पैदा हो जाते हैं। यदि ऐसा होता हो तो समझ लेना कि बस वही उनके शक्तिहीन ऑरा होने का सबूत है। और चूँकि पूरा संसार ऐसे शक्तिहीन ऑरा के लोगों से ही भरा पड़ा है, इसलिए मनुष्य में आपस में इतना कलेश है। जिसे देखो वह एक दूसरे को काटने दौड़ रहा है, जिसे देखो वही अपने आसपास वालों से परेशान है। तो अब तो आप इस ऑरा का खेल समझ ही गए होंगे और यह तो समझा ही चुका हूँ कि जितना कॉन्सन्ट्रेटेड मन उतना ही शक्तिशाली ऑरा। और खुल के समझाऊं तो जैसे एक खूबसूरत लड़की से विवाह करने हेतु लड़कों की कतार लगी रहती है, वैसे ही शक्तिशाली ऑरा वाले का साथ पाने हेतु सबका मन मचलता ही रहता है। और जैसे लड़की खूबसूरत न होने पर सब उससे विवाह करने से कतराते हैं, ठीक वैसे ही कमज़ोर ऑरा वाले के साथ कोई दिल से रहना नहीं चाहता है। चलो, कोई आपके साथ से खुश हो न हो उससे आपको क्या, कोई आपका साथ चाहे न चाहे उससे आपका क्या बात बनता बिगड़ता है, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं। इसलिए कहेंगे कि चलो हमारा ऑरा कमज़ोर है तो उससे हमारा क्या बिगड़ रहा है। तो मैं क्या कहूँगा कि कर दी न बुद्धिमान वाली बातों। तो मैं यह कहूँगा कि कर दी ना बुद्धिमानों वाली बात, तो अभी समझाए देते हैं। आपका ऑरा कमज़ोर होने का अर्थ यह कि आपकी ऊर्जा कंसंट्रेटेड नहीं है, और चूँकि आपकी ऊर्जा कंसंट्रेटेड नहीं है इसलिए आप जीवन में कभी भी मस्ती व सफलता का स्वाद नहीं चख पाएंगे। आपसे कभी कोई परिणामकारी कार्य नहीं होने वाले। और विश्व में जो भी सफल हैं, फिर चाहे वे किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल किए बैठे हों, उन सबके ऑरा थोड़े कम या ज़्यादा पावरफुल होते ही हैं। अच्छा, तो ऐसा है, तब तो हमें अपना ऑरा पावरफुल करना है, हमें अपनी ऊर्जा को कंसंट्रेटेड करना है। देखो, स्वार्थ दिखाया तो कैसे समझ आया? कोई बात नहीं, देर से आए पर तंदुरुस्त आए, क्योंकि जीवन सफल बनाने का यही एकमात्र उपाय है कि आप अपनी ऊर्जा कंसंट्रेटेड कर दें। अपनी ऊर्जा को एकाग्र करने को छोड़ आप हजार अन्य उपाय कर लें तो भी आप कभी भी सफल व आनंदित नहीं हो सकते।
कोई भी मनुष्य सफल अपनी डिग्रियों या अपने धर्म के कारण नहीं है, वह सफल सिर्फ अपनी एकाग्र की हुई ऊर्जा के कारण है। इस बात को ऐसे समझे कि क्या कार कभी हवा में उड़ सकता है? नहीं, अपनी वर्तमान शक्ति से तो नहीं उड़ सकती है, तो क्या वह कभी नहीं उड़ सकती? बिल्कुल उड़ सकती है, यदि उस हेतु उसे आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर दी जाए तो। अन्यथा वह कार चाहे हिंदू देश में बनी हो या क्रिश्चियन देश में, कोई फर्क नहीं पड़ता, वह हवा में कभी नहीं उड़ सकती। यदि कार को उड़ना है तो उसे अतिरिक्त ऊर्जा देने के अलावा कोई उपाय नहीं। हाँ, हवाई जहाज़ अवश्य उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान की गई होती है, परंतु वे भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की सीमा तोड़ चांद मंगल पर नहीं जा सकते। यदि उन्हें भी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तोड़ चांद मंगल पर जाना है तो उन्हें भी और अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करनी ही होगी। ठीक वैसे ही आपको अपना जीवन बैलगाड़ी से कार तक लाना हो तो आपको अपने को ऊर्जा से भरना ही होगा, और यदि आपको हवा में ही उड़ना हो तब तो आपको और ऊर्जा एकत्रित करनी होगी। और यदि आपको जीवन में सफलता की परिभाषा ही बदल देनी हो तब तो फिर आपको संसार का गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह तोड़ देना होगा, और उस हेतु कितनी ऊर्जा चाहिए यह समझाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। अब चलो, यह तो समझ लिया कि बगैर ऊर्जा बढ़ाए मनुष्य का उद्धार नहीं, पर अब सवाल यह कि यह ऊर्जा पाई कहाँ से जाए। मनुष्य के मन को ऊर्जा से भरने का कोई पेट्रोल पंप तो उपलब्ध है नहीं, तो यह भी समझा देता हूँ। मनुष्य जीवन में ऊर्जा दो स्तरों पर उपलब्ध है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने से अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है, और कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें बंद कर देने से ऊर्जा अपव्यय बंद हो जाता है, और दोनों ही सूरतों में परिणाम में तो मनुष्य की ऊर्जा बढ़ती ही है। सर्वप्रथम ऊर्जा कहाँ कहाँ से प्राप्त की जा सकती है उस बाबत चर्चा कर ली जाए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मनुष्य के मन, बुद्धि व शरीर के बीच एक गहरा संबंध है। ऊर्जा विषय भले ही सिर्फ मेरा है, परंतु मनुष्य के शरीर व बुद्धि का भी इस पर पूरे का पूरा प्रभाव पड़ता ही है। अतः शुरुआत मैं शरीर से ही करता हूँ। मन को ऊर्जा से भरना हो तो शारीरिक तौर पर ऊर्जा से भरा होना उसमें वाकई बड़ा सहायक सिद्ध होता है, और शरीर को ऊर्जा से भरपूर रखना हो तो उस हेतु आपको कुछ समय निकालकर अपनी कटिबद्धता उस हेतु दिखानी ही पड़ेगी। आपको ऊर्जा प्राप्त करने हेतु शरीर के तल पर निम्नलिखित कार्य करने ही होंगे। व्यायाम। हर मनुष्य को चाहिए कि दिन में 1 घंटा वह नियमित व्यायाम करे। व्यायाम मनुष्य के जीवन में ऊर्जा का बहुत बड़ा व नेचुरल सोर्स है। व्यायाम आपके शरीर में एसिड एल्केलाइन का बिगड़ा संतुलन ठीक कर आपके पित्त, वायु और कफ को ठीक ठीक मात्रा में रखने में मदद करता है, और इससे आप शारीरिक तौर पर ऊर्जावान महसूस करते हैं। नींद पूरी होना अपने आप में ऊर्जा का एक अद्भुत स्रोत है, और नींद पूरी भी इस हिसाब से करनी होती है कि सूर्योदय के साथ ही आप उठ जाएं। लेट उठकर नींद पूरी कर भी ली तो भी ऊर्जा के स्तर पर कोई विशेष फायदा नहीं होता है। नियमित भोजन। न खाना या एक बार में ज़्यादा खाना दोनों शरीर के लिए बराबरी पर खतरनाक है। हर 3 घंटे में आपकी रुचि के अनुसार नियमित भोजन अपने आप में ऊर्जा का जाना पहचाना स्रोत है, क्योंकि खाली या ज़्यादा भरा स्टमक आपके एसिड एल्कलाइन का लेवल बिगाड़ देता है, जिससे आप क्रमशः ऊर्जाहीन होने लगते हैं, और शारीरिक कमजोरी के दुष्परिणामों के तो आपको कई अनुभव होंगे ही। भले ही आप अच्छे मौसम में स्विट्जरलैंड घूमने क्यों न गए हों, पर यदि शरीर में ऊर्जा न हो तो दुनिया का कोई भी स्विट्जरलैंड आपको आनंद नहीं दे पाएगा। ऐसे में मन की ऊर्जा तो बहुत दूर की बात है।
अब आप यदि शारीरिक ऊर्जा कैसे प्राप्त करना यह समझ गए हों तो बुद्धि के स्तर पर चर्चा कर ली जाए। बुद्धि शरीर का ही एक अंग है, अतः जिन चीज़ों से शरीर ऊर्जा से भरता है बुद्धि भी उसी से ऊर्जा महसूस करती है। जो खुराक शरीर को मजबूत करता है करीब करीब वही खुराक बुद्धि को भी मजबूती प्रदान करती है। और अब मेरी बात करूं तो मेरी तो बात ही निराली है। मेरी ऊर्जा का एक ही गणित है। मेरे मुताबिक बात हुई तो ऊर्जा आई और मेरे विपरीत गए तो ऊर्जा गई, तथा यह बात अलग से या विस्तार से समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको इस बात के हजारों अनुभव होंगे ही। कभी गौर ध्यान दे देना, एक ही दिन के अनुभव से आप जान जाएंगे कि दिन में जितने समय के लिए आपने अपने में ऊर्जा का अनुभव किया होगा निश्चित ही उतने समय बात आपके मन मुताबिक हुई होगी, वरना आपने शक्तिहीनता का ही अनुभव किया होगा। अब यदि ऊर्जा खोने की बात की जाए तो उसके इंतजाम तो मनुष्यों के लोभ ने चारों ओर फैलाए ही हुए हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्गति की ही इस कारण हुई है कि अपने लोभ के कारण मनुष्य का दुश्मन हुआ पड़ा है। उसने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए चारों ओर मनुष्यों से उसकी ऊर्जा छीनने के चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण छोड़ रखे हैं। इस बात को थोड़ा विज्ञान की भाषा में समझें। दरअसल मनुष्य की कॉन्सन्ट्रेटेड ऊर्जा का स्रोत उसके मन की अंतिम गहराइयों में नाभि के पास स्थित है और मनुष्य चल उसकी बुद्धि से रहा है। और जैसे वस्तु को ऊपर की ओर उठाने हेतु ऊर्जा आवश्यक है, वैसे ही मनुष्य को बुद्धि के स्तर से नीचे मन की गहराइयों में स्थित कंसंट्रेशन के पॉइंट तक ले जाने हेतु भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वस्तु को ऊपर नहीं उठने देता, वैसे ही मनुष्य के द्वारा चारों ओर बिछाई तरह तरह की लालच देती व डराती दुकानों का गुरुत्वाकर्षण मनुष्य को मन की गहराइयों में नहीं उतरने देता। आप अपनी आंखें खुली रख पहले करियर, धर्म व समाज के नाम पर चलाए जा रहे जात पात के इन गुरुत्वाकर्षण को पहचाने। जो जितना इनके चक्रों से बच पाएगा उतना ही वह अपनी ऊर्जा के हो रहे व्यर्थ के व्यय से भी बच पाएगा। और जितनी उसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी उतनी ही वह मन की गहराइयों में भी उतरता चला जाएगा। और जितना वह मन की गहराइयों में उतरता चला जाएगा उतना उसका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। बस कंसंट्रेशन बढ़ाने का यही एक उपाय है। और फिर इस बढ़े कंसंट्रेशन की एक और खूबी है, यदि आपका मन किसी कार्य में एकाग्र है तो वह कार्य करते वक्त आपकी ऊर्जा सर्कुलर घूमती है। और जब ऊर्जा सर्कुलर घूमती है तो ऊर्जा का क्षय नहीं होता। यहाँ यह भी समझ ले कि पूरी प्रकृति की ऊर्जा भी सर्कुलर ही घूमती है। और तभी तो देखो कितने बड़े बड़े कार्य प्रकृति में चल रहे हैं, पर उसकी ऊर्जा है कि कभी चुकती ही नहीं। इसी प्रकार जो कोई भी कार्य पूर्ण कंसंट्रेशन से करता है तो उसमें उसकी ऊर्जा कभी नहीं चुकती है। और मेरी इस बात का सबूत चाहते हो तो अब तक पैदा हुए सारे ऊर्जावान लोगों को गौर से देखो, उनकी जीवनी पढ़ें, देखें उन्होंने कैसे स्वयं को मनुष्य के फैलाए गुरुत्वाकर्षण के माया जाल से बचाया। आप चकित रह जाएंगे कि उनसे अधिकांश लोगों के जीवन पर तो स्कूल, कॉलेज या धर्म की छाया तक नहीं पड़ी है। उनमें अधिकांशों ने तो स्वयं को 50 फिजूल की जवाबदारियों से भी मुक्त कर रखा हुआ है। अर्थात उन्होंने अपनी
ऊर्जा बेकार की बातें सीखने, जानने, पढ़ने या करने में खर्च ही नहीं की है। वे तो बस अपने मन को सूक्ष्म से सूक्ष्मतर बनाते चले गए हैं और फिर एक दिन उसी कंसंट्रेटेड एनर्जी से उन्होंने बड़े कार्य कर दिखाए हैं। यहाँ एक और बात अच्छे से समझ लेना कि मनुष्य की सबसे ज़्यादा ऊर्जा का खर्च बुद्धि चलाने से होता है और साधारणतः मनुष्य हर छोटी मोटी या बिना ज़रूरी चीज़ों में भी अपनी बुद्धि चलाता ही रहता है। बात बिना बात बस सोचता ही रहता है और इसका अंतिम परिणाम यह होता है कि ऐन वक्त पर जब बुद्धि लगाने की वाकई आवश्यकता होती है, बेचारा रोता है कि बुद्धि चल ही नहीं रही है। चलेगी कैसे? सारी तो फिजूल की बातें जानने और समझने में खर्च कर दी। इसलिए जीवन में अक्सर देखना कि ज़्यादा सोचने वाले भले ही आपको बुद्धिमान जान पड़े, पर वास्तव में वह मन के तल पर मूर्ख ही होते हैं। ज़्यादा विषयों की जानकारी रखने वाला भले ही आपको प्रतिभावान नज़र आए, पर वास्तव में वह ऊर्जाहीन ही होता है, क्योंकि उसने अपनी सारी ऊर्जा सोचने व जानकारियाँ एकत्रित करने में बर्बाद कर दी होती है और ऐन वक्त पर कार्य पार पाने हेतु जो ऊर्जा आवश्यक होती है वह उसमें बचती ही नहीं। आपने भी देखा होगा कि अक्सर लोग रोते रहते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी जीवन में बात नहीं बन रही। हमारा भाग ही खराब है। भाग्य वगैरह कुछ खराब नहीं है, कर्म ही गलत है। आपने अपनी पूरी जीवन ऊर्जा व्यर्थ गंवा दी है। अतः मेहरबानी कर जिस किसी क्षेत्र के शिखर पर आप जाना चाहते हो, बस उसके अलावा अन्य विषयों को गंभीरता से ले ही मत। यदि आपकी रुचि वाकई डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक बनने की है तब तो ठीक है, वरना पढ़ाई को गंभीरता से ले ही मत, अन्यथा जीवन में इसके खतरनाक परिणाम भोगने हेतु तैयार रहें। समझें, मोजार्ट को संगीत के अलावा अन्य किसी विषय का ज्ञान है या नहीं, या उससे उसकी बनाई धुनों की मधुरता बदल जाएगी? नहीं। परंतु यदि संगीत उनके मन की गहराइयों से नहीं बहता तो वे मोजार्ट कभी न होते, और वह मोजार्ट हैं ही इसलिए कि संगीत में उनकी कंसंट्रेटेड ऊर्जा लगी हुई थी। चलो, शायद आपने मन की इस कंसंट्रेटेड ऊर्जा का महत्व तथा उस तक पहुंचने के मार्ग व बाधाओं को तो समझ ही लिया होगा। आगे अब मैं आपको मन की गहराइयों के इस पॉइंट की सबसे अद्भुत विशेषता बताऊं। यह ऊर्जा का इतना शक्तिशाली केंद्र है कि यदि मैं कहूं कि जीवन को बढ़ाने वाले सारे गुणों का वही एकमात्र स्रोत है तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन वह जादू है जिसमें आत्मविश्वास से लेकर उत्साह तक के सारे गुण समाये हुए होते हैं। और यही कारण है कि कंसंट्रेशन को सब गुणों का राजा कहा जाता है। यानी एक कंसंट्रेशन पा लिया तो जीवन को बढ़ाने वाले सारे गुण आप स्वतः ही पा लेंगे। चलो, इसी बात को आपको एडिसन के ही पूर्व में दिए एक उदाहरण से समझाता हूँ। मैंने आपको एडिसन के बल्ब जलाने हेतु फिलामेंट खोजने वाले प्रयोग के बाबत विस्तार से बताया ही है। अब ज़रा सोचो कि 1 वर्ष तक एक ही प्रयोग में डूबे रहने को क्या कहेंगे। निश्चित ही इसे आप एडिसन के कंसंट्रेशन की परम ऊंचाई कहेंगे। वह है भी, लेकिन यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि कंसंट्रेशन की इस ऊंचाई पर सारे गुण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। जैसे मानो एडिसन ने यह सोचा कि कोई ऐसा फिलामेंट खोजा जा सकता है जिससे बल्ब जल उठे, तो क्या इसे आप एडिसन की दूरदृष्टि या कमाल नहीं कहेंगे? यदि 6000 फिलामेंट के उपयोग के बाद भी बल्ब नहीं बनने पर उन्होंने फिलामेंट की खोज जारी ही रखी, तो क्या आप इसे एडिसन का आत्मविश्वास नहीं कहेंगे? क्या यह उनका अपनी सोच के प्रति यकीन नहीं हुआ कि एक न एक फिलामेंट तो ऐसा होगा ही जिसे बल्ब जल उठेगा? 6000 असफलताओं के बाद भी वह न हारे, न थके, न प्रयोग ही छोड़ा। क्या आप इसे एडिसन के उत्साह की पराकाष्ठा नहीं कहेंगे?
कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि कंसंट्रेशन वह जादू है जिसको उपलब्ध होते ही जीवन को आगे बढ़ाने वाले सारे गुण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि कंसंट्रेशन एक ऐसा जादू है जिसकी छड़ी घुमाए बगैर जीवन में सफलता का कोई स्वाद नहीं चखा जा सकता। चलो, जब बात कंसंट्रेशन की चल रही है तो आपको एक बड़ा ही खूबसूरत उदाहरण पेश करता हूँ। वर्षों पहले तुर्की में एक फ़कीर हुआ। मनुष्य के जीवन से संबंधित बातों पर उसकी पकड़ बड़ी अद्भुत थी। जल्द ही उसकी चर्चा चारों ओर फैल गई। दूर दराज से लोग उसे ज्ञान लेने आने लगे। हालांकि उस फकीर के ज्ञान देने के तरीके बड़े अजीबोगरीब थे। कईयों की समझ में आते, कईयों के नहीं आते, पर चाहे जो हो उसकी ख्याति चारों ओर फैलती ही जा रही थी। उड़ते उड़ते उसके ज्ञान की चर्चा राजा तक भी जा पहुंची। राजा ने सोचा, जब इतने महान फकीर हैं और उनसे पूरा राज्य लाभ ले रहा है, तो मैं यह मौका क्यों छोड़ूं। बस एक दिन अपने लाभ लश्कर के साथ वह भी उस फकीर के द्वार पर जा पहुंचा। फकीर सामने ही अपने बगीचे में गड्ढा खोद रहा था। राजा ने तख्तछन सिपाहियों को अपने आने की सूचना उस तक पहुंचाने को कहा। राजा ने सोचा कि मेरे स्वयं के आने की खबर पाते ही फकीर तो मारे खुशी के झूम उठेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिपाही तो खबर देकर आ भी गए, पर फकीर अपना गड्ढा खोदता रहा। राजा एक क्षण को तो चौंक गया। अपने ही सेवक सिपाहियों के सामने उसे अपमान सा भी महसूस होने लगा, पर उसने सब्र बनाए रखा। वहीं बगीचे के बाहर जोर जोर से चहलकदमी करने लगा। उधर फकीर भी अपने कार्य में ही लगा रहा। कुछ वक्त और बीत गया। राजा अब तो पूरी तरह झल्ला उठा। यह फकीर है या पागल? कोई खास कार्य कर रहा होता या इबादत कर रहा होता तो समझ में भी आता था। यह तो गड्ढा खोद रहा है और फिर भी मुझे इंतज़ार करवा रहा है। एक क्षण को तो उसका मन लौट जाने को भी हुआ। फिर उसने सोचा, जब इतना दूर आ ही गया हूँ तो मिलकर ही जाऊँ। बस मारे बेचैनी के वह और तेज कदमों से चहलकदमी करने लगा। उधर फकीर भी फकीर था। उसका अब भी पूरी तल्लीनता से गड्ढा खोदना जारी ही था। इधर बीतते समय के साथ अब राजा का क्रोध भी पकड़ने लगा था। वह लौट जाना भी चाहता था, पर अब उसकी जिज्ञासा ने जकड़ लिया था। वह अब फकीर के इस व्यवहार का राज जाने बगैर जाना नहीं चाहता था। आया था ज्ञान लेने, पर अब तो चूंकि फकीर ही उसे पागल जान पड़ रहा था, तो ज्ञान वगैरह लेने का तो सवाल ही नहीं उठता था। अब तो वह सिर्फ यह जानने को रुका हुआ था कि आखिर फकीर यह सब कर क्यों रहा है। यहाँ राजा उन्हीं सब उधेड़ बुन में खोया रह गया और उधर फकीर अपना कार्य सल्टा कर आ भी गया। उसने आते ही राजा का स्वागत किया, इंतजार करवाने हेतु क्षमा मांगी और हाथों हाथ भीतर चल आराम से विराजने का निवेदन भी कर डाला। लेकिन राजा क्रोध में था। उसने फकीर के आग्रह को कोई तवज्जो नहीं दी। उल्टा वहीं खड़े खड़े उसने फकीर पर सीधा क्रोध उड़ेलते हुए कहा, आया था ज्ञान लेने, पर अब मुझे ज्ञान की कोई दरकार नहीं। मुझे यह बताओ कि एक साधारण से कार्य के लिए तुमने मुझे इतना इंतजार क्यों करवाया। प्रश्न सुनते ही फकीर ने एक क्षण को सीधे राजा की आंखों में झांका, फिर एकदम हंसते हुए बोला, जहाँ तक कार्य के मामूलीपन का सवाल है तो यह कार्य कोई बड़ी या छोटा नहीं होता, और जहाँ तक
ज्ञान का सवाल है तो वह तो तुम ग्रहण करना चाहो या नहीं, पर अपनी ओर से तो मैं तुम्हें दे ही चुका हूँ। दे चुका? राजा और बुरी तरह चौंक गया। अभी तो बातचीत ही नहीं हुई, अभी तो बातचीत ही नहीं हुई है, अभी तो मैंने कुछ पूछा भी नहीं है और यह कहता है कि ज्ञान तो वह दे चुका है। यह फकीर पक्के में पागल है। फिर भी राजा की उत्सुकता तो जगी ही हुई थी। ऊपर से ज्ञान देने वाली बात कर फकीर ने राजा को एक नई उत्सुकता और पकड़ा दी थी। अब तो वह इस सोच में भी पड़ गया था कि क्या वाकई यह पागल है भी या बन रहा है, क्योंकि यदि पूरा गांव इसे पहुंचा हुआ फकीर मानता है तो फिर पूरा गांव तो पागल हो नहीं सकता। वैसे हो भी सकता है। बस इस उधेड़ बूंद से निकलने हेतु अब की उसने बड़ी सजिंदगी से फकीर से पूछा, बताइए आपने क्या ज्ञान दिया? जब से आया हूँ तब से आप गड्ढा ही तो खोद रहे हैं। फकीर बड़े ही करुणा से भरे अंदाज में बोला, यही तो मार खा गए महाराज। आपने ध्यान से देखा ही नहीं। दरअसल मैं गड्ढा खोद नहीं रहा था, बल्कि उस दरमियान गड्ढा खोदने की क्रिया हो चुकी थी। यदि आप ध्यान से मेरी गड्ढा खोदने में ऐसी तल्लीनता देख लेते तो सब कुछ सीख जाते, क्योंकि जीवन में ऐसी तल्लीनता व ऐसी दीवानगी को छोड़ और कुछ सीखने लायक नहीं है। अब राजा फकीर की इस बात से क्या वह कितना सीखा वह बात जाने दो, पर आपको जीवन में यदि सफलता के शिखर छूने हो तो आप यह बात गांठ बांध लेना कि मन की गहराइयों में छिपे कंसंट्रेशन के केंद्र में डुबकी लगाए बगैर जीवन में आपको कोई उद्धार नहीं। दूसरे 1000 उपाय या 1000 आश्रय खोज लें, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। दूसरे 1000 उपाय व आश्रय तभी खोज रहे हैं, फिर तो आपको भी वही होगा जो सभी का हो रहा है। आप कभी अपने को न्यूटन, बीथोवन या शेक्सपियर की श्रेणी में नहीं पाओगे। वह तो छोड़ो, बगैर कंसंट्रेशन के जीवन की साधारण सफलताएं भी आपसे रूठी रूठी ही फिरेगी। सो बात समझ में आ गई हो तो आप वाकई कंसंट्रेशन की ऊंचाई छूना चाहते हो तो उस हेतु न सिर्फ आपको ऊर्जा संग्रहित करनी होगी, बल्कि व्यर्थ की 1000 चीज़ों में खर्च हो रही ऊर्जा को रोकना भी होगा। आपके ध्यान को आपको हर हाल में विभाजित होने से बचाना होगा। उसे एकाग्र कर एक दिशा में लगाना होगा। और यदि आप पहले ही ऊर्जा के विभाजन में जी रहे हैं तो उल्टा चलना होगा। फिर तो आपने जानकारियों, जिम्मेदारियों व सोचों का जो संग्रह एकत्रित किया हुआ है, पहले उसे रोज एक एक कर भूलना होगा। और वादा करता हूँ कि जैसे जैसे आप जीवन में से एक एक कर वस्तु काटते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका ध्यान बढ़ता चला जाएगा। यही बात तो महान विचारक विवेकानंद ने कही थी। जब वे जगत प्रसिद्ध हो चुके थे तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि आप तो परम ज्ञानी जान पड़ते हैं, आपको और क्या सीखना रह गया है, जानते हैं ना? तब विवेकानंद ने क्या कहा था, जीवन में सीखने की इतनी कोई विशेष आवश्यकता वैसे ही नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से इस बात का एहसास मुझे अब जाकर हुआ। आज तो सिर्फ पुरानी सीखी चीज़ें परेशान कर रही है, बस वे ही सब भुलाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। अन्यथा तो आप ठीक ही कह रहे हैं, सीखना तो कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। आप भी थोड़ा अपने जीवन को ध्यान से देखें। आपने आवश्यक समझ कर जीवन में क्या क्या चीज़ें जानी, सीखी व संग्रहित कर रखी है। जरा एक बार सब पर गौर करना, आप पाएंगे कि आज वे ही सब आपकी मुसीबत की जड़ बन गई हैं। और यह बात तमाम बातों पर समान रूप से लागू होती है।
सीखा आपने ज्ञान हो या धर्म, संग्रहित आपने वस्तुएं की हो या रिश्ते, गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि वे ही सब मिलकर आपकी पूरी जीवन ऊर्जा चूस ले रही है। और जब कंसंट्रेशन जगाने की क्या बात करें और अब कंसंट्रेशन जगाने की क्या बात करें, ठीक से जीने तक की ऊर्जा आप में नहीं बची है। सफलता के शिखर छूने की क्या बात करूं, आप तो जीना तक दुश्वार हुआ पड़ा है। फिर भी यदि आप आज और अभी से विवेकानंद की कही बात पर भिड़ जाएंगे और रोज़ एक एक कर चीज़ें छोड़ते चले जाएंगे तो आज भी आप ऊर्जा से भर सकते हैं। देर अवश्य हो गई है, पर इतनी भी नहीं कि हथियार ही डाल दी जाए। कहने का तात्पर्य मनुष्य जीवन का पूरा खेल ऊर्जा का है, जिसमें जितनी ऊर्जा उतना ही उसका कार्य में कंसंट्रेशन, और जितना उसका कार्य में कंसंट्रेशन उतने ही परिणामकारी कार्य उससे होते हैं। और यदि आप गलती से फिजूल की बातें सीखने, जानने या करने के कारण ऊर्जा पूरी तरह विभाजित किए जी रहे हैं तो भी मेरी बात समझकर नए सिरे से शुरू कर ही सकते हैं। बस आज से ही जीवन में जो भी अनावश्यक जान पड़े उसे छोड़ें या उसे छोड़ते चले जाएं और कोई भी नया अनावश्यक संग्रहित न करें। देखना जल्द ही आप फिर ऊर्जा से भरना शुरू हो जाएंगे। और एक बार जब कुछ ऊर्जा से भर जाएं तो फिर शांति से एकांत में बैठकर देखें कि क्या करने में आपको मज़ा आता है, बस उसे ही पकड़ लें, उसे ही जीवन निर्वाह का सहारा बनाएं। यहाँ तक कि आपको जिस कार्य में रस नहीं और फिर भी ऊंची पगार के चक्कर में वह नौकरी कर रहे हैं तो उसे छोड़ने का इरादा बनाएं, और जिसमें रस है उस क्षेत्र की नौकरी खोजें, भले ही कम पगार ही सही, थोड़ा कष्ट उठा ले, क्योंकि पसंद का कार्य करने में आपका ध्यान लगेगा, और ध्यान लगेगा तो कार्य ढंग से कर पाएंगे। कार्य ढंग से कर पाएंगे तो नए बॉस की निगाह आप पर अवश्य पड़ेगी। कुछ कष्ट के बाद ही सही, पर यहाँ आपकी पदोन्नति तेज़ी से होगी, क्योंकि लगातार कार्य करने में ध्यान लगने से आपकी ऊर्जा सर्कुलर बहना शुरू हो जाएगी। इससे आप और ऊर्जा से भरते चले जाएंगे और एक दिन आप इस नए जॉब में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ यह बात भी ध्यान रख लेना कि आप में किस क्षेत्र की प्रज्ञा छिपी पड़ी है। यह जानने का एकमात्र तरीका यही है कि किस कार्य में आपका ध्यान लगता है और कौन सा कार्य करने में आपको आनंद आता है। और यह बात अच्छे से जहन में बिठा लेना कि जिस कार्य में आपका ध्यान लगता हो और जिसे करने में आपको आनंद भी आता हो, बस उसको छोड़ अन्य किसी भी क्षेत्र में आप कोई परिणामकारी छाप नहीं छोड़ सकते। लो, आनंद से याद आया, ऊर्जा का यह भी एक प्रमुख स्रोत है। जैसा कि मैंने कहा ही है कि जब भी आप अपनी पसंद का कार्य कर रहे होते हैं तो आपकी ऊर्जा व्यर्थ में खर्च नहीं होती है, उल्टा वह संग्रहित होती चली जाती है। लेकिन लगातार वह 24 घंटे तो वही कार्य आप नहीं कर सकते, उसकी भी एक सीमा होती है। फिर उस कार्य में भी ऊर्जा चुकने लग ही जाती है, और ऊर्जा चुकते ही फिर आप स्वयं को शक्तिहीन महसूस करने लगते हैं। और यही वो समय है जब आपको ब्रेक की आवश्यकता पड़ती है। ब्रेक यानी रूटीन कार्य से हटकर किसी मनपसंद के कार्य में डूबना, फिर वह खेलना हो, घूमने जाना हो या फिर आराम ही क्यों न करना हो। निश्चित ही यह ब्रेक आपकी खोई ऊर्जा वापस लाने की क्षमता रखता है, और यह रोज़ रोज़ ज़रूरी है। कार्य करने का आनंद अपनी जगह है और कार्य से ब्रेक लेने का आनंद अपनी जगह। अतः यदि आप चाहते हैं कि आपकी ऊर्जा जीवन भर न चुके तो रोज़ के कार्यों से रोज़ थोड़ा विश्राम लेना आवश्यक है। यह कार्य से हटकर
किया उचित विश्राम अगले दिन आपको फिर कार्य करने की क्षमता से भर देता है। और यह विश्राम लेने के लिए मनुष्य का कला प्रेमी, खेल प्रेमी या उच्च कोटि का शौकीन होना जरूरी है। बस कार्य करने से चूकी ऊर्जा सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों से प्राप्त की जा सकती है, वरना आपने कितनी ही ऊर्जा संग्रहित क्यों न कर रखी हो, एक दिन चूक ही जाएगी। और ऐसा एक नहीं हजारों प्रज्ञावान मनुष्यों के साथ हुआ है। आपने सुना होगा कि कई संगीतकार, चित्रकार और व्यवसायी एक उम्र तक तो बड़ा जोश दिखाते हैं, एक से एक कार्य कर सफलता भी पाते हैं, परंतु फिर अचानक चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे यह नहीं समझ पाते कि एक का एक कार्य कर खो चुकी ऊर्जा की भरपाई करने का प्रमुख स्रोत उचित आनंद, उत्सव व विश्राम है। और कला प्रेम, वह तो यूं ही बेजोड़ है, ऊर्जा का उससे बड़ा दूसरा कोई स्रोत ही नहीं। यहाँ कला से मेरा तात्पर्य है कि स्वयं कोई पेंटिंग बना ली हो, भले ही टाइम पास या कोई अच्छा ड्रामा मूवी ही देख ली हो, या फिर दिन में 1-2 घंटे अच्छा संगीत ही सुन लिया हो। लेकिन जैसे नई ऊर्जा प्राप्त करने हेतु दिन में 1 घंटे का व्यायाम जरूरी है, वैसे ही खोई ऊर्जा वापस प्राप्त करने हेतु रोज कम से कम 1-2 घंटे कला या खेल में डूबना भी आवश्यक है। इतना ही नहीं, उज्जवल जीवन के लिए मनुष्य का शौकीन होना भी उतना ही जरूरी है। फिर वह शौक चाहे नृत्य का हो या खाने का, कपड़े पहनने का हो या घूमने का। शौक जितने ज़्यादा हों उतने अच्छे, क्योंकि उससे आप में एक तरन्नुम बना ही रहता है। और वे सारे शौक पूरे करते वक्त आपके मन में उठने वाली उन शौकों की मस्ती की धुन हमेशा आपको एक नई ऊर्जा से भरती ही रहती है। इस कारण आप स्वयं को कभी ऊर्जाहीन महसूस नहीं करते। आप गौर से देखना, जीवन में जो शौकीन नहीं, आप उसे ऊर्जाहीन ही पाएंगे। ठीक वैसे ही स्वभाव से मस्तीखोर, नौटी या हंसमुख होना भी आपको हमेशा हल्का बनाए रखता है। अतः जीवन में कभी गंभीर रहना ही मत, बचपन छोड़ना ही मत, क्योंकि गंभीरता एक रोग है और जो आपकी पूरी जीवन ऊर्जा खा जाती है। आप खुद भी मेरी कही बात का अनुभव करते होंगे। अब तक न किया हो तो अब अनुभव करके देख लेना। मन की तमाम बातों की यही तो खूबी होती है। सच्ची साइकोलॉजी हमेशा अपनी कही बात सिद्ध करती चली जाती है। विज्ञान को तो 1000 प्रयोग कर अपनी बात सिद्ध करनी पड़ती है, पर चलो सिद्ध होती तो है, लेकिन इन तथाकथित धर्मों की बात तो कभी सिद्ध ही नहीं हो पाती। छोड़ो, अभी तो हम साइकोलॉजी की चर्चा कर रहे हैं, और जो अपने से ही स्वयं सिद्ध है। आपने अनुभव किया ही होगा कि साल में जब भी आप ब्रेक लेने हेतु 4-6 रोज के लिए कहीं घूमने जाते हैं, तो लौटकर अगले 6 महीनों के लिए ऊर्जा से भर जाते हैं। हालांकि यहाँ एक बात और कहूँगा, अक्सर देखा गया है कि अधिकांश लोगों को ठीक से ब्रेक लेना भी नहीं आता। आनंद व विश्राम के क्षण में भी उनका मोबाइल बजता ही रहता है। घूमने गए हो तो भी मन में पूरी तरह दुकान साथ ले गए होते हैं। घूमने गए हों तो भी मन में तो पूरी दुकान साथ ले गए होते हैं। नहीं, फिर कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी। आनंद व विश्राम का अर्थ ही यह है कि जीवन में रोज 1-2 घंटे तथा वर्ष में 4-6 दिनों के लिए 4-6 दिनों के ऐसे 2-3 विश्राम भोगते ही रहें। और यदि आप अच्छे से विश्राम करने की यह कला सीख जाएंगे, तो मैं वादा करता हूँ कि आपकी ऊर्जा जीवन भर नहीं चुकेगी। हाँ, यहाँ एक बात
पुनः स्पष्ट कर दूं कि यदि आप अन्य समय भी सिर्फ अपनी पसंद के क्षेत्र में ही कार्यशील होंगे तो खैर कुल मिलाकर अब आप अच्छे से कंसंट्रेशन का जादू, ऊर्जा का गणित तथा दोनों को प्राप्त करने और बढ़ाने के रास्ते के बाबत सब कुछ समझ गए होंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि कंसंट्रेशन और ऊर्जा का यह राज जानने के बाद आप अपना जीवन सफल बनाने में कोई कसर नहीं रख छोड़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।